आज से अपना इनकम टैक्स का कंप्लीट रिवीजन शुरू हो रहा है और ये रिवीजन्स कितनी क्लास जाएगा मुझे एकदम भी नहीं पता। इतना तो पता है कि 10 क्लास के अंदर तो इसका कुछ होना जाना है नहीं। पहली बात, ये क्लास काफ़ी लंबी जाएगी। इसको एक फिक्स पैटर्न पे रखने के लिए अपने इसकी डेट बांध देते हैं कि एवरी संडे इसी समय 8 बजे, नथिंग रॉन्ग। और एवरी वीक डे इंक्लूडिंग सैटरडे शाम को 6 से, किसी लड़की को प्रॉब्लम है तो 5 से, अदरवाइज 6 से 8 साढ़े 8 तक जाएगा, बंद कर देंगे। बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो ऑफिस से भी जिसको जाना है वो अपना 6 बजे तक आ हुआ जाएगा, काम खत्म। तो 6 PM ऑनवर्ड्स अपने इसको रेगुलर रखते हैं ताकि ऑफिस गोअर भी कंफर्टेबली इसको ज्वाइन कर पाए। 2 से 2.5 घंटे का सेशन, क्योंकि टच कॉन्स्टेंट टच में होता रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात, जितना आप इसे पेन पेपर किताबें कम यूज करो, रिकॉल करो, उतना अच्छा है। आज तो पहली क्लास थी तो मिले ही आज है, तो मालूम नहीं था कि कल कौन सा टॉपिक होने वाला है। अदरवाइज एवरी डे हम लोग आपको बता देंगे कि कल ये टॉपिक होने वाला है, तो आप घर में हाफ एन आवर उसको एक बार ब्रश करके आ जाना ताकि आपका वो 2 घंटे में आप सुदिनली उसको मेरे साथ साथ बोल पाओ। टारगेट ये नहीं है कि आप मेरे से सुनो उसके बाद घर में जाके याद करो, नहीं। टारगेट ये है कि आप, सब ठीक है, टारगेट ये है कि आप पहले अपने घर में उसको याद कर लो, फिर मेरे साथ बोल लो। इसका एक्सपीरियंस मेरे को है। मैंने 2 बच्चों को देखा है पहले, जिनका टैक्स में एकदम कॉन्फिडेंस एकदम बर्बाद हो गया था। हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला तुम अपने हिसाब से एक बार पैक कर ले, एज इफ देर इज़ नो संजय मुंद्रा, देर इज़ नो टीचर टू यू, तेरे को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, तू अकेला है, तू अपने आप ही बस अब संभालेगा इस मुसीबत को, तो तू अपने हिसाब से एक बार इसको तैयार कर ले। उसके बाद अपने एक बार साथ में बैठ जाएंगे। द पर्सन एग्जैक्टली फॉलोड दिस। उसको GST में प्रॉब्लम थी, उसने पूरा अपने हिसाब से जैसा तोड़ फाड़ के पैक कर लिया। आया उस दिन भी यही बोला कि मेरा कॉन्फिडेंस एकदम इल है, सिक है। हमने बोला ठीक है, अब सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमने स्टार्ट किया, हम बोलते गए, वो भी साथ साथ बोलता गया, क्योंकि पढ़ के तो आया ही था। और उससे क्या मिला? उसको मिला कॉन्फिडेंस। और एग्जाम्स के लास्ट मोमेंट में सबसे बेसी काम आता है कॉन्फिडेंस। आपको पता है अभी क्या टूटा हुआ, क्या है? नॉलेज टूटा हुआ है। कहाँ परेशान हो जाते हो? सिर्फ कॉन्फिडेंस में परेशान हो जाते हैं। तो दिस इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्लास रेदर देन जस्ट रिवीजन क्लास। 2 तरीके हैं। आप इसको बोलो आप पढ़ाओ, उसके बाद हम पढ़ेंगे, देन इट इज अ रिवीजन क्लास। और यदि आप इसको बोले हम एक बार पढ़ के आ जाएंगे फिर आपके साथ साथ बोलेंगे, देन इट इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्लास। प्लीज मेक इट 2। एग्जाम्स में नॉलेज की नहीं, कॉन्फिडेंस ही ज्यादा दरकार है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेट ऑफ टैक्स। इसमें मैं 10 मिनट बाद स्टार्ट करता हूं ताकि जो बच्चे लेट ज्वाइन किए वो भी कंफर्टेबली आ जाए। उसके पहले 5-10 मिनट के लिए हम लोग बच्चा वाला चाहिए कर लेते फटाफट कि असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं। असेसमेंट ईयर एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 नहीं 2 9। असेसमेंट ईयर एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। It is a period of 12 months starting from 1st April ending on 31st March in which the income of previous year is assessed. What is previous year? As per section 3, previous year is the year just preceding the assessment year. Over. Normally the relation between the two is that the income of previous year is assessed in assessment year. However, it has 5 exceptions. What are the 5 exceptions? शायद इसका नाम मैंने अर्पित रहा था शायद। इसके 5 एक्सेप्शंस है। नंबर 1, इन 5 केसेज में इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्स्ड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। नंबर 1, इफ अ पर्सन इज शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस बोलते थे, शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया permanently, person selling out his property with an intention to evade tax, and non-resident SSE engaged in shipping business. हमने इसका कोड बनाया था, नॉट अर्पित। नॉन रेसिडेंट सर टैक्स दीजिए प्लीज। क्या कोड बनाया था? नॉन रेसिडेंट सर टैक्स दीजिए प्लीज। तो क्या आया? शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया परमानेंटली, person selling out its property with an intention to evade tax, and non-resident SSE engaged in
सिप इन बिजनेस। ये फाइनल के एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है, इंटर में तो पूछा हुआ ही है। इस सब चक्कर में मत पड़ना कि इंटर की क्लास है कि फाइनल की क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है, जिन जिन के सिलेबस में सब के लिए क्लास है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हुज एसएससी, सेक्शन 27। तो एसएससी मीन्स और इंक्लूड्स, क्या याद आ रहा है? एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इंटरेस्ट और पेनल्टी। SSC means a person against whom some proceedings are going on. SSC means a person, वो सब मेरे को बोलना है, who is an SSC in default. SSC means a person who is a representative SSC. अर्पित, okay. तो SSC means as per section 27 a person who is liable to pay tax, a person who is liable to pay interest or penalty under IT Act, a person against whom some proceedings are going on, who is a representative SSC and who is SSC in default. ठीक है, आ जाए तो संभाल लेना, 3 नंबर का बोनस मार्क है। Whose person, section 231. पर्सन इंक्लूड्स, ध्यान रखना, हाँ, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, AOP, BOI, कंपनी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, इसमें ये तो कभी नहीं पूछेगा हुज पर्सन, किसी भी एग्जाम में पूछने की चांसेस नहीं थे, बराबर है। सीन देगा, बताएगा, बोलो ये पर्सन है कि नहीं है, मतलब ये कौन सा पर्सन है। तो बताइए यूनिवर्सिटी कौन सा पर्सन है? यूनिवर्सिटी इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड कौन सा पर्सन है? तो कंपनी है। ABC एंड कंपनी, इनमें से कौन सा पर्सन है? 2 चॉइस है आपके पास, कंपनी या फर्म। तो आंसर इज ये फर्म है। ठीक है, संजय मुंद्रा टैक्स क्लासेज HUF, ये कौन सा पर्सन है? ऑब्वियसली HUF। HUF के बाजू में हमेशा HUF लिखा ही रहेगा, वही उसका आइडेंटिटी है। जैसे कंपनी के बाजू में लिमिटेड लिखा रहेगा तो HUF के बाजू में HUF भी लिखा ही रहेगा। ये सब बातें क्लियर? ओके, फिर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्सन ऑफ इनकम इज, ओके, कोई बात नहीं, मुझे बोलना है। डाइवर्सन ऑफ इनकम मीन्स व्हेन द इनकम इज डाइवर्सिफाइड बिफोर इट इज अर्नड एंड इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। मैंने इसको पढ़ाते समय एग्जांपल दिया था कि मैंने और आपने मिलके एक किताब लिखी। एक आपने का नाम दे देते अपना, आपने का नाम बताओ क्या रहे? रॉबिन, हनी, क्या नाम रखना है बताओ आपने का नाम? अग्रवाल, चलो अग्रवाल। तो सपोज मैंने और अग्रवाल ने मिलके एक किताब लिखी है और किताब में दोनों का कंट्रीब्यूशन, मेहनत इक्वल है। मिला के ऑथर ने, सॉरी पब्लिशर ने हमें रॉयल्टी दे दिया कोई 50 लाख का। सिंस पब्लिशर मुझे जानता है, 50 लाख की रॉयल्टी मुझे पे कर दिया। बोला मुंद्रा जी आप देख लीजिएगा किसको क्या देना है। हम बोला ठीक है। 50 लाख मेरे पास आ गया और मैंने एज पर आवर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड अग्रवाल, हमने 25 लाख रुपया उसे दे दिया। बात क्लियर? अब ये जो 25 लाख रुपया मैंने अग्रवाल को दे दिया, ये हुआ डाइवर्सन ऑफ इनकम। अब तो इसमें क्या क्या फीचर है? इट इज डाइवर्सिफाइड बिफोर इट इज अर्नड। क्या मैंने कभी 50 लाख कमाए? नहीं, मेरे कमाने के पहले ये डिसाइडेड हो गया था कि ये तो पैसे उधर जाने हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट एंड इट इज गवर्न्ड बाय ओवरराइडिंग टाइटल। ओवरराइडिंग टाइटल मतलब मेरा और अग्रवाल के बीच में एग्रीमेंट पहले हो गया था कि जितना पैसा आएगा भैया हम लोग आधा आधा बांटेंगे। तो हमारे वही एग्रीमेंट के अनुसार 50 लाख रुपया आया, हमने आधे उसे दे दिया, आधे अपने पास रख लिए। बात क्लियर? तो डाइवर्सन ऑफ इनकम, व्हेन द इनकम इज डाइवर्सिफाइड before it is earned because of an overriding title and it is not taxable in the hands of recipient. वापस से बोलिए सर, वापस से, मैडम स्माइल मत छोड़ना। नंबर 1, when the income is diversified before it is earned because of an overriding title and it is not taxable in the hands of recipient. The best example आपको अग्रवाल और मुंद्रा नहीं समझ में आता ना, तो आप एक काम करिए, KBC में शाहरुख खान का शो देखिए। अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे, शाहरुख खान सामने वाली सीट पे। वो क्या बोलेगा? आज मैं यहाँ से जितना भी कमाऊंगा वो सब के सब मैं यहाँ से यहाँ दे दूंगा, इस संस्था को दे दूंगा। तो इट इज डाइवर्सिफाइड बिफोर इट इज अर्नड।
वहां पे ओवर राइडिंग टाइटल का थोड़ा सा डिबेट है, वो है कि नहीं है, लेकिन सपोज वो ओवर राइडिंग टाइटल बन जाता है तो फिर शाहरुख के हाथ में वो जितना कमाएगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। बात क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ऐसे मैं ऐसे पढ़ा रहा था, अचानक शाहरुख का याद आ गया। एप्लीकेशन ऑफ इनकम में क्या आया? एप्लीकेशन ऑफ इनकम भाई सिंपल सी बात है, आप पैसे अर्न करने के बाद किसी और को देते हो, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इसमें क्या बोल रहा है? इज इट टैक्सेबल इन माई हैंड? भाई पैसे कमा लिए, उसके बाद तुमको जिसको जिसको देना है तुम्हारी मर्जी, तुम देते रहो, तुम्हारे हाथ में तो पूरा ही टैक्सेबल होगा। अब सपोज अग्रवाल और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, उसने ऐसे बस मुझे सपोर्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने एक किताब पूरी लिख ली विद सपोर्ट ऑफ अग्रवाल, बट मेरे और अग्रवाल के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने 50 लाख रुपए कमा लिए, किससे? पब्लिशर से मैंने कमा लिया, उसके बाद मैंने अग्रवाल को एवे ही दे दिया। देयर इज नो ओवर राइडिंग टाइटल, देयर वाज नो एग्रीमेंट। अब मैंने जो दे दिया तो मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा मुंद्रा जी आपके हाथ में 50 लाख रेवेन्यू अर्नड माना जाएगा। अब आप एक्सपेंडिचर बुक कर लो वो अलग बात है, लेकिन आपके हाथ में रेवेन्यू 50 लाख माना जाएगा। बात क्लियर? तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। डाइवर्सन ऑफ इनकम मेरे हाथ में काउंट ही नहीं होगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मेरे हाथ में काउंट होगा। एग्जाम में इसके लिए 1 या 2 नंबर का फाइनल लेवल पे शॉर्ट नोट पूछा हुआ है, इंटर में शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने हेड्स ऑफ इनकम भी देख लो, हेड्स ऑफ इनकम भी देख लो। हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन, कोई बात नहीं, सेक्शन 14 इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सबको पता है, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड आईफॉस। सेक्शन 14 आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम? तो हेड्स ऑफ इनकम तो 5 है, सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड है। हेड्स ऑफ इनकम एक डिफाइंड टर्म है अंडर सेक्शन 14, सोर्सेज ऑफ इनकम टू बी कंस्ट्रूड एज पर कॉमन पार्लेंस। जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है अल्टीमेटली वो 5 हेड्स ऑफ इनकम में ही डिवाइड हो जाएंगे, अपॉर्शन हो जाएंगे। तो ये काम भी हो गया। तो भैया देखो, हमने सिर्फ 10 मिनट में, घड़ी देखते रहना, हमने कम 10 मिनट से भी कम समय में हु इज एसएससी, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, हु इज पर्सन, what is diversion of income, application of income, and what is source of income, what is heads of income, finish किया। इसमें से एक भी पॉइंट कम क्लियर है तो बताना, ये रिवीजन चले जा रहा है, चले जा रहा है। इतने सारे सेक्शंस भी आपने कर लिए, ठीक है। अब इसको एक बार फटाफट 1 मिनट का रिवीजन और दे दो। मुझे नहीं पता आप एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करते हो, लेकिन एग्जाम्स में जिन जिन बच्चों का ये प्रॉब्लम चल रहा है कि टैक्स मेरे ग्रिप में नहीं आ रहा है, तो दे आर सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशंस। अरे सॉल्यूशंस कहीं बाहर नहीं होता है, सॉल्यूशन भीतर ही होता है। इसका भी सॉल्यूशन आपके अंदर ही है, आपको अपनी स्टडी पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। टैक्स ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ लो, फास्ट पढ़ो, लेकिन मल्टीपल टाइम्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये रिवीजन क्लास चल रही है, हिसाब से मुझे एक ही बार बोलना चाहिए, लेकिन इसमें भी मुझे कई बार बोलना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना होता नहीं है। तुम देखना, खुद फील करना। अभी ये बात कर चुके हो, यस। अब ये बात देखना कितना और समय लगता है, हार्डली कोई 2 मिनट और लगेंगे। ये चैप्टर तुम्हें लगेगा इतना तो मेरा पक्का हो गया। नंबर 1 हमने किया असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2(9). असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1 April एंडिंग ऑन 31 March इन विच द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड। हटाओ, प्रीवियस ईयर इज द ईयर जस्ट प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 3 रिलेशन बिटवीन AY एंड PY, कि नॉर्मली तो PY की इनकम AY में असेस होती है, लेकिन इसके 5 एक्सेप्शंस है। नॉन रेसिडेंट सर टैक्स दीजिए प्लीज, शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, person going outside India permanently, person selling out his property with an intention to evade tax, and non-resident SEC engaged in shipping business। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख दूँ, नॉन रेसिडेंट सर टैक्स दीजिए प्लीज, प्लीज। ठीक है, उसके बाद हमने किया हु इज एसएससी। तो सेक्शन 2(7) हमने किया एसएससी मीन्स अ पर्सन who is liable to pay tax, liable to pay interest penalty under IT Act, against whom some IT proceedings are going on, who is a representative SSC and who is SSC in default। कोड हमने बनाया अर्पित, और हम लोग इसको उर्दू की तरह पढ़ेंगे। हाँ, person liable to pay tax, person liable to pay interest or penalty, person against whom some proceedings are going on, representative SSC और
एसएससी इन डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हु इज पर्सन, पूछे गए नहीं ये चीज, फिर भी देख लो। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, नहीं लोकल अथॉरिटी मिस हो रहा दोनों बार, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी किस में आएगा? लोकल अथॉरिटी में। पंचायत किस में आएगा? कैंटोनमेंट बोर्ड किस में आएगा? लोकल अथॉरिटी में आएगा। चलो ठीक है। उसके बाद हमने किया डाइवर्सन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वापस से आपको बोलना है, डाइवर्सन ऑफ इनकम मीन्स व्हेन द इनकम इज डाइवर्सिफाइड बिफोर इट इज अर्नड because of an overriding title and it is not taxable in the hands of a recipient. What is application of income? When the income is applied after it is earned, there is no overriding title, या overriding title भी हो तो उससे कोई लेना देना नहीं है, and it is taxable in the hands of recipient. चलो, and sources of income, heads of income, तो heads of income 5 होते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड होते हैं। हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14 में डिफाइंड है। सोर्सेज ऑफ इनकम को कॉमन पार्लेंस से मतलब निकालिए, और जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम में अपॉर्शन होते हैं। खत्म।